साथियों नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी के साथ हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज मंथन को लेकर। और मंथन में आप आज जानेंगे कि फ्रेजल वर्ब के क्वेश्चन कैसे पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, कितना पढ़ें और किस तरह से इसको इम्प्रूव किया जाए। और दूसरा, ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन बहुत आसान, बहुत अच्छी तरीके से आप कर सकते हो। ट्रांसफॉर्मेशन एक ऐसा टॉपिक है जिसमें लोग बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं, लेकिन यू कैन आपको बताएगा कि किस तरह से टाइम बचाया जाए। तो समय की बचत भी सफलता का एक मूल मंत्र है। जिस तरह से हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देख रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं ये आईना दिख रहा होगा कि प्रश्न कैसे बनने वाले हैं। बने रहिए हमारे साथ। उससे पहले एक विशेष जानकारी, आज की जानकारी है ग्रेड फर्स्ट का जो कोर्स हमारा लाइव है वो। ग्रेड फर्स्ट के कोर्स को हमने कुछ इस तरह से मैनेज किया हुआ है कि ना तो बहुत ज़्यादा है और ना बहुत कम है। यही बात हमने जिस तरह से ग्रेड सेकंड को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार पे हमने पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाया और रिजल्ट काफ़ी हद तक बहुत शानदार रहे, उसी तरह से ग्रेड फर्स्ट में भी हम जंग जीतने को तैयार हैं। आप एक बार ज्वाइन करें और आपको पता चलेगा कि कुछ ही महीनों में, यानी 3 से 4 महीनों में आप सिलेबस को कंप्लीट करके और दोबारा टेस्ट सीरीज के माध्यम से अपने आप को डेवलप कर सकते हो। तो ग्रेड फर्स्ट में हमने पोइट्री कंप्लीट कर ली है। आप देखिए, बहुत ही कम समय में हर एक चीज़ को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने का प्रयास किया गया है। और ग्रेड सेकंड का कोर्स विद इन ए फ्यू डेज हम स्टार्ट करेंगे लाइव। यू ऑल आर वेलकम्ड। तो शुरू करते हैं हमारी क्लास। आज आप जानेंगे सोर्सेज ऑफ फ्रेजल वर्ब्स एंड ट्रांसफॉर्मेशन। आप जानेंगे ये चीज़ें। आप बने रहिए अंत तक, शेयर सब्सक्राइब करें। कल हमें बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स मिले और वो कमेंट्स हमारा हौसला है, वो कमेंट्स हमारे जोश है और हम उस जोश में बने रहेंगे आपके साथ। ये हमारा प्रॉमिस है। आप साथ हैं तो हम भी आपके साथ हैं। शुरू करते हैं सिलसिला। 71 नंबर क्वेश्चन है। हमने 70 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। कुछ एक क्वेश्चंस जो है वो डिलीट हुए थे, लेकिन हम इसको क्लियर करने वाले हैं। पहली वर्ब है इफ़ यू ईट एनी मोर क्रीम यू विल बी ब्रिंग स्पेस इट अप। ये इट हमारा ऑब्जेक्ट है तो इसको छोड़ना है। ब्रिंग अप हमारा वर्ड है और ब्रिंग अप का मतलब होता है पालन पोषण करना, है ना, जिस तरह से किसी बच्चे का पालन पोषण किया जाता है। तो ये चारों ऑप्शन है ही नहीं। इस बात से पता चला कि हमें कहाँ से पढ़ना चाहिए इस तरह का मैटर कि हमें सारे उत्तर मिले। तो ध्यान से सुने, फ्रेजल वर्ब पढ़ने का सबसे ऑथेंटिक जो सोर्स है वो है रेनन मार्टिन। ईडियम नाम से चैप्टर है, लोगों को वो मिलता ही नहीं। लोग फ़ोन करके पूछते हैं कि सर ईडियम फ्रेजल वर्ब कहाँ से पढ़े, बोले रेनन, उसमें तो है ही नहीं सर। अरे ईडियम नाम का चैप्टर है, उसमें पढ़े आप। और सुने कि वहाँ पर इस तरह की कोई बात नहीं लिखी हुई जो इसका आंसर माना गया है। आपको अगर रेनन मार्टिन आपकी पूरी हो जाती है फ्रेजल वर्ब के माध्यम से, अगर फ्रेजल वर्ब का टॉपिक रेनन मार्टिन से पूरा हो जाता है तो आपको कहीं ना कहीं थॉमसन एंड मार्टिनेट की बुक भी पढ़नी पड़ेगी, उससे भी कुछ एक प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हम आपके साथ हैं, हम आपके सहयोग करेंगे। पिछले ग्रेड थर्ड के एग्जाम में हमने हर क्लास के पहले 15 मिनट फ्रेजल वर्ब्स को दिए और नतीजा ये रहा कि हर एक वो विद्यार्थी जिसने हमारा कोर्स देखा है उसे रेनन मार्टिन की फ्रेजल वर्ब जो है बिल्कुल याद हो गई। तो पहला क्वेश्चन जो है हम राइज, ठीक है, रेज अ पॉइंट, टू रेयर और टू कन्वर्ट, ये दोनों ही मीनिंग कहीं तक हम ये नहीं कह सकते कि काफ़ी हद तक ये तीनों ही अच्छे हैं। इसका मतलब है टू बी सिक, और ये हमें रेनन मार्टिन में नहीं मिलेगा। तो इसका पहले का मीनिंग यही रहने वाला है। ठीक है, आगे वाला प्रश्न एक बार पढ़िए जरा आप। आगे वाला प्रश्न एक बार पढ़िए। कॉल इन द डॉक्टर इमीडिएटली। तो यहां पर कॉल वर्ड आपको बिल्कुल रेनन मार्टिन में मिलने वाला है। कॉल वर्ड आपको मिलेगा और इस वर्ड के बाद, जस्ट ए मिनट, हाँ, कॉल वर्ड आपको मिलने वाला है। और कॉल के साथ क्या आता है? पहला आता है कॉल अप, फिर आता है कॉल फॉर। मैंने एक वीडियो के अंदर सारी फ्रेजल वर्ब करवाई हुई है ये, ठीक है। और फिर आता है कॉल ऑन, फिर कॉल इन, फिर कॉल फॉर, सॉरी कॉल आउट, फिर कॉल आउट और फिर कॉल ऑफ। ये इतनी फ्रेजल वर्ब है कॉल से रिलेटेड, ये सारी इंपॉर्टेंट है और हमने इसको बड़ी टेक्निक के माध्यम से कॉल वाले वीडियो में बताया है, आप वहां जाकर देख सकते हो। तो कॉल इन का मतलब हो जाता है सम्मन, सम्मन का मतलब हो जाता है बुलाना। अब कॉल इन है तो इन साइड बुलाना है। सेंड फॉर एक फ्रेजल वर्ब है। अब सुने ध्यान से, जहां पर रेनन मार्टिन की बुक में ईडियम के चैप्टर में हम फ्रेजल वर्ब पढ़ते हैं तो कॉल इन का मतलब है सम्मन यानी बुलाना, ठीक है।
कॉल का मतलब सम्मन यानी बुलाना। और जब हम सेंड वर्ड पे जाएंगे तो सेंड फॉर का मीनिंग भी बुलाना ही होता है। तो इन्होंने किया क्या है, क्या शानदार तरीके से इस क्वेश्चन को बनाया है कि हमें सिनोनिम्स पूछ लिए हैं। ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जिसके अंदर फ्रेजल वर्ब्स के साथ साथ सिनोनिम भी है, एंटोनिम सिनोनिम वाला सिनोनिम। देखिए, कॉल इन का मतलब होता है सम्मन बुलाना, और सेंड फॉर का मतलब भी हो जाता है बुलाना, और दोनों आपको रेनन मार्टिन में मिलेगी। आपको करना क्या चाहिए कि जैसे कॉल इन पढ़ा तो वहां तो पास में लिख लीजिए सेंड फॉर, और जहां सेंड फॉर पढ़ोगे वहां लिख लीजिए कॉल इन, आपको याद हो जाएगा। तो सेंड फॉर यानी बुलाना, कॉल इन ए डॉक्टर इमीडिएटली। अब देखो, कॉल इन और कॉल आउट में फर्क क्या है, दोनों का मतलब क्या हो जाता है, बुलाना हो जाता है। तो कॉल इन और कॉल आउट का मतलब, इन का मतलब घर के अंदर, इस तरह से टेक्निक बनाई है, और कॉल आउट का मतलब घर के बाहर। तो बाहर क्या हम बुलावा भाई, और अंदर क्या हम बुला। इनसाइड का मतलब होता है इलेक्ट्रिशियन हो गया, कोई भी है ना, किसी भी रिपेयरिंग के सेंस में कह सकते हैं, डॉक्टर के सेंस में कह सकते हैं, वो कॉल इन। कॉल आउट का मतलब फॉर अ सोशल सर्विस, जैसे आर्मी को बुलाया गया, जैसे पूरे समाज को बुलाया गया, इस तरह से कॉल आउट का मतलब सोशल, है ना। द पीपल ऑफ माई सोसाइटी वर कॉल्ड आउट फॉर क्लीनिंग माई क्लीनिंग द स्ट्रीट्स, इस तरह से एक बनेगा कॉल आउट। यानी सोशल सर्विस है तो कॉल आउट सम्मन होगा, और कोई पर्सनल वर्क होता है तो कॉल इन सम्मन होता है, तो इसका सेंड फॉर हो जाएगा। तीसरी फ्रेजल वर्ब भी टेक्स आफ्टर, शी टेक्स आफ्टर हर मदर। अब यहां पर इसका मतलब एज इट इज दिया हुआ रेनन मार्टिन में, रिजेंबल होता है, रिजेंबल्स, शी रिजेंबल्स। अगर यहां पर दे हो जाता तो रिजेंबल हो जाता। इसके बाद खास बात यह है कि रिजेंबल्स के साथ टू प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं लगेगा, प्रेपोजिशन में भयंकर तरीके से की जाने वाली गलती है। ठीक है, तो 3 हो गई फ्रेजल वर्ब। ठीक है, ओबे माने क्या है, कहना मानना, कमांड ऑर्डर फॉलो वगैरह, ये कुछ नहीं होता आप, है ना। टेक्स आफ्टर रिजेंबल्स, वह अपने मदर के समान दिखती है। जब कोई भी बच्चा या कोई इंसान किसी दूसरे इंसान के जैसा दिखता है, उसका फेस, उसकी चाल ढाल जिस तरह से होती है, तो कहते हैं शी टेक्स आफ्टर हर मदर, वह अपनी मदर के जैसे दिखती है। आगे चलिए, आगे वाला क्वेश्चन जो था, इसका कोई भी आंसर जो नहीं दिया गया, ये भी फ्रेजल वर्ब जो है ये डिलीटेड क्वेश्चन था। ठीक है, अब थ्रू अप जो वर्ड है उसकी फर्स्ट फॉर्म है थ्रो। थ्रो अप का मतलब हो जाता है रिजाइन। क्या हो जाता है, रिजाइन करना हो जाता है। क्या हो जाएगा, रिजाइन करना। लेकिन पता नहीं किस कारण से यहां पर जो है वो ये उत्तर नहीं माना गया। हो सकता है इन डिस्गस्ट ही थ्रू अप हिज अपॉइंटमेंट, उसने अपने अपॉइंटमेंट से रिजाइन कर दिया। ये सेंटेंस नहीं बनने वाला था, सो दैट हो सकता है कि ये प्रश्न डिलीटेड में आया, स्टार लगा हुआ प्रश्न था, लेकिन हमने रिजाइन देखना है। ठीक है, ही थ्रू अप हिज जॉब, उसने अपनी जॉब से रिजाइन कर दिया। इस तरह की बातें हम कर सकते हैं। रेनन मार्टिन के अंदर थ्रो वर्ड में मिलेगा। एक होता है थ्रो आउट, ठीक है, एक होता है थ्रो अवे। अब देखो यहां पर लिखा हुआ भी मिलेगा शायद, ये रहा थ्रो अवे। थ्रो अवे में वे है, ठीक है, थ्रो अवे, अवे का मतलब ये वे देखना है, वे थ्रो अवे। हम वे माने रास्ते, रास्ते में कौन सी चीज थ्रो कर देते हैं जो वेस्ट होती है, हमारे काम की नहीं होती, तो थ्रो अवे का मतलब वेस्ट हो जाता है। एक और फ्रेजल वर्ब याद हो गई। ठीक है, अब देखो टर्न ऑफ, टर्न ऑफ आपको फ्रेजल वर्ब में मिलेगी। हिम बीच में ऑब्जेक्ट आ गया, जैसे पहले ही जो है इट आया था, तो टर्न ऑफ का मीनिंग हो जाता है डिसमिस कर देना, है ना। अब देखो, और सुनो ध्यान से, कई बार हम सेंटेंस को पढ़ते हैं तो पता चल जाता है कि इसका मीनिंग क्या है, तो जरूरी नहीं है याद रहो, आपको मीनिंग आनी चाहिए। प्रोड्यूस, प्रेजेंट, कैपेसाइज, इस तरह की कोई मीनिंग होती है। टर्न ऑफ, और ध्यान से सुने, मैंने क्लासरूम में हर बार ये बताया है कि जब जब ऑफ वर्ड आएगा, जब जब ऑफ वर्ड आएगा तो दो चीजें सेपरेट होगी, अलग होगी। एक होता है कट ऑफ, कट ऑफ, ओ डबल एफ, ऑफ, कट, नाड़ काट के ऑफ कर दे तो आदमी मर जाए, तो कट ऑफ का मतलब डाइड हो जाता है। लेकिन ग्रेड 2 2018 के अंदर क्वेश्चन आया, कट ऑफ का मतलब पानी की जो सप्लाई है उसको कट ऑफ कर दिया गया, यानी स्टॉप कर दिया गया, बंद कर दिया गया। तो कट ऑफ वर्ड देखिए, पहचानिए ऐसे कि अगर ऑफ वर्ड किसी भी फ्रेजल वर्ब में आ जाता है तो 99.99% दो चीजें सेपरेट होगी। समझे बात, 99% दो चीजें सेपरेट होने वाली है। तो यहां पर सेपरेट क्या हो रहा है, इफ योर सर्वेंट इज लेजी, तो सर्वेंट क्या हो रहा है, अपनी ड्यूटी से अलग हो रहा है, सेपरेशन का भाव आ रहा है। ठीक है, मैं क्लासरूम में बताता होता हूं कि दो शब्द ऐसे हैं जिनको अगर आप पढ़ो तो हर बार इनका नेगेटिव मीनिंग आएगा। ठीक है,
डाउन और ऑफ, इनमें कुछ ना कुछ बुरा ही घटित होने वाला है। लेकिन फ्रेजल वर्ब पढ़ते समय ईडियम के चैप्टर में, रेनन मार्टिन की बुक में गो डाउन और गो ऑफ, ये दो वर्ड है जिनके पॉजिटिव मीनिंग है, आप देख सकते हो। सिर्फ दो ही है, इसलिए मैंने 99.99% बोला। उसके बाद में आपके क्वेश्चन, आपको जो क्वेश्चन मिले, ये सेकंड ग्रेड वाला याद है क्या? हाँ, ज्वाइन करना है, ठीक है। उसके बाद इस प्रश्न को देखिए जरा, और इस प्रश्न में कहा गया है आपको हमेशा ट्रांसफॉर्मेशन में ये वाली बात मिलने वाली है, ठीक है। तो पहली बात आप ये कर सकते हो कि पहले ये ब्रैकेट्स वाली चीज पढ़िए, चेंज इनटू इंटेरोगेटिव विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग। तो ट्रांसफॉर्मेशन का मीनिंग यही होता है कि यू आर नॉट टू चेंज द मीनिंग, आपको मीनिंग चेंज नहीं करना है, ठीक है, मीनिंग चेंज नहीं करना है। लेकिन हमारा मुद्दा क्या है, नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है। तो नेगेटिव में देखो जरा, पहले देखो, हाँ, नेगेटिव, आई विल ऑलवेज रिमेंबर योर काइंड कोऑपरेशन, मैं तुम्हारे काइंड कोऑपरेशन, इस दयालु भरे जो है सहयोग को हमेशा याद रखूंगा। अब हमें क्या करना है, मैं हमेशा याद रखूंगा, इसका मतलब मैं भूलूंगा नहीं, यही हुआ ना, ठीक है। तो देखिए, ऑलवेज का मतलब हमेशा, ऑलवेज का मतलब हमेशा, रिमेंबर का मतलब याद रखूंगा। अब हमेशा याद रखूंगा इसका मतलब कभी भूलूंगा भी नहीं, दोनों बात है ना। ऑप्शन नंबर 1 देखिए, आई विल नॉट ऑलवेज रिमेंबर, तो ये क्या है, नेगेटिव में ये कह रहा है कि मैं तो याद रखूंगा ही नहीं। पहला ऑप्शन देखिए कितना खतरनाक बना है, जिन लोगों को ये पता नहीं है कि सेंस चेंज नहीं करना है। पहले में तो कहा मैं तुम्हारे जो है कार्य किए गए कार्य को भूलूंगा नहीं, उसमें कहता है आई विल नॉट ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा याद नहीं रखूंगा भाई साहब, 2-3 महीना बाद में आप ही जो दिमाग और डेटा उड़ जाएगा, एप्लीकेशन है ना आप ही करप्ट हो गया, इंस्टॉल हो जाएगी। तो ये तो कहता है मैं याद रखूंगा नहीं, ये कहता है मैं याद रखूंगा, तो मीनिंग चेंज, नो आंसर। आई विल नेवर रिमेंबर, मैं कभी याद ही नहीं करूंगा। अब देखो नोट और नेवर एक जैसी, इसमें तो कहता है मैं याद नहीं रखूंगा, ठीक है, इसमें कहता है कभी याद नहीं रखूंगा, आज तय कर दियो तू काम करते रहो, मैं तेने कोई याद को रखूं, मीनिंग चेंज है। यहां पर देखिए विल और आई को देखिए जरा, नेवर विल आई, नेवर विल आई, अब नेवर विल और आई है तो इसका मतलब ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर ही गलत है, यहां पर इंटेरोगेशन आना था, ठीक है। अगर किसी वाक्य में हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट की कहानी बनती है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट की कहानी बनती है, तो वो वाक्य इंटेरोगेटिव होना चाहिए, लेकिन इसमें किसी भी प्रकार से इंटेरोगेटिव नहीं है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। अब देखिए जरा, आई विल ऑलवेज रिमेंबर योर काइंड कोऑपरेशन, तो इसका मतलब क्या है, आई विल नेवर फॉरगेट योर, मैं कभी भूलूंगा नहीं, मैं हमेशा याद रखूंगा, दोनों एक ही बात है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 3 नंबर। नेक्स्ट, He missed the train because he was late. Change into a simple sentence. ख्याल रखें इस बात का कि अगर आपने सिंपल सेंटेंस बनाना है तो 2 क्लोज वाले सेंटेंस को उड़ा दीजिए। देखिए जरा, बिकॉज लगते ही एक वोज है एक मिस्ड है, नहीं बनेगा उत्तर। बिकॉज एक सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं, और इसमें दो वर्ब है, 2 फाइनाइट वर्ब है, इसका मतलब ये क्या है, सिंपल नहीं है। दूसरा देखिए, बीइंग लेट ही मिस द ट्रेन, ये उत्तर हो सकता है अभी तक, लेकिन हमें चारों पढ़ने। सिंस ही वॉज लेट, अब वॉज आ गया और मिस आ गया, अगेन 2 वर्ब आ गई, और 2 फाइनाइट वर्ब किसी भी सिंपल सेंटेंस में नहीं होती। एक खास बात बताता हूं, ये चीजें करवाई कब जाती है, एट द एंड ऑफ द सेशन, यानी कि जब ट्रांसफॉर्मेशन की बारी आती है। लेकिन हम आपको पहले ही इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रामर में सारी टर्म्स को एक्सप्लेन कर देते हैं 5 से 6 क्लास में। तो जैसे ही ये बार बार आती है ये टर्म्स, कहाँ फाइनाइट वर्ब है, कहाँ नॉन फाइनाइट वर्ब है, ये सारी चीजें प्रीवियसली एक्सप्लेन होनी चाहिए, हमने की है, आप भी इसी तरह से सीखिए। तो यहां पर ये भी उत्तर नहीं बनेगा। ये दोनों उत्तर नहीं बनने के पीछे कारण है, और वो कारण है कि ये दोनों कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हैं। वी आर टू चेंज द सेंटेंस इनटू सिंपल। सिंस लेट ही मिस द ट्रेन, ये कोई सेंटेंस, सिंस लेट एक जो है फ्रेज ही गलत है, सिंस लेट, क्योंकि सिंस जो है 2 तरह से सबऑर्डिनेटिंग बनता है। पहली बात तो सिंस जो है वो एडवर्ब बनता है, तो इसके बाद में कुछ नहीं लगता। सिंस प्रेपोजिशन बनेगा तो इसके बाद में नाउन लगेगा, और सिंस कंजक्शन बनेगा तो 2 वर्ब लगेगी, 2 वर्ब है नहीं, यहां पर नाउन है नहीं, यहां पे फुल स्टॉप है नहीं, ये भी उत्तर नहीं बनेगा। ये है बीइंग लेट, लेट होते हुए उसने क्या कर दिया, ट्रेन मिस कर दी, सही उत्तर है बी। इरिगेट यानी सिंचाई करना,
इरिगेट द फील्ड्स एंड द क्रॉप्स विल ग्रो फास्ट। ठीक है, अगर सिंचाई करोगे ना, हाँ, ये एक इंपेरेटिव सेंटेंस है। इरिगेट द फील्ड्स एंड द क्रॉप्स विल ग्रो फास्ट। सिंचाई करोगे तो अच्छी तरह से फास्टली क्या होगी, अपने आपकी फसल बढ़ेगी। ये सही है सेंटेंस। अब इसको क्या करना है, कॉम्प्लेक्स में बनाना है। और कॉम्प्लेक्स का मतलब, मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने आपको बताया है कि कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स और सिंपल सेंटेंसेस की पहचान कैसे करें। सिर्फ 18 शब्द याद करने हैं। देखिएगा वीडियो, ठीक है, देखिएगा जरूर आप वीडियो। तो उसमें क्या है, आपको क्या करना है, कॉम्प्लेक्स बनाना है। तो इफ है तो कॉम्प्लेक्स है, इफ है तो कॉम्प्लेक्स है, इफ है तो कॉम्प्लेक्स है। डोंट, अब ये तो क्या कहता है, ये तो कहता है पानी डालोगे तो फसल बढ़िया होगी। ये कहता है पानी डालना ही नहीं, ओ इन बाडो पहला, इंगा मारो बाडो, इन मारो काटो पहला है। अब देखो, इफ यू इरिगेट द फील्ड्स द क्रॉप्स विल ग्रो फास्ट। अगर तुम सिंचाई करोगे खेतों में तो क्रॉप्स ग्रो फास्ट होगी। सही बात है कहीं ना कहीं। इफ यू डोंट इरिगेट, अगर पानी नहीं दोगे तो फील्ड्स बढ़ेगी, तो फसलें ग्रो करेगी। ये तो धाप के अब अगर पानी ही नहीं दोगे, ऊपर कहता है पानी दोगे तो फसलें बढ़ेगी, ये कहता है पानी नहीं दोगे तो बढ़ेगी। सेंटेंस का सेंस चेंज हो रहा है। तो दो तरह, इफ यू इरिगेट द फील्ड्स द क्रॉप्स विल नॉट ग्रो, अगर पानी दोगे तो फसल नहीं बढ़ेगी। कितने सूगले एग्जाम्पल बनाए हैं बताओ। देखो, एक में यहां डोंट लगा दिया, एक में यहां डोंट लगा दिया। तो इसमें ना, इफ यू इरिगेट द फील्ड्स द क्रॉप्स विल ग्रो फास्ट। अब इसमें एक और हो सकता था, अगर ये नोट और ये नोट एक ही सेंटेंस में आ तो भी कहीं ना कहीं कहानी बन सकती थी। इफ यू डोंट इरिगेट द फील्ड्स द क्रॉप्स विल नॉट ग्रो फास्ट, ये भी हो सकता था। तो इन्होंने क्या कर दिया, एक ऑप्शन को बदल बदल के दो बना दिए और हमारे दोनों ही गलत हो गए ये। तो इसका मतलब उत्तर एक, ए पॉइंट जो है वो बिल्कुल सही है। 78 क्वेश्चन हुए। टू ड्रिंक, आप समझिए इस बात को। टू ड्रिंक कहां मिलता है हमें, इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव कहां आता है, वर्ब की फॉर्म पढ़ते हैं ना, वर्ब 0, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, आईएनजी एंड इन्फिनेटिव। ये 6 वर्ब की फॉर्म हम पढ़ते हैं सामान्यतः। किताबों में 3 लिखी होती है, कहीं 5 लिखी होती है, हम 6 पढ़ते हैं। मैं 7 भी पढ़ा सकते हैं। कैसे, हम सिंगुलर भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं देखो, है कठलिका, ठीक है। वर्ब की 0 फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहां पर आएगी सिंगुलर और यहां पर प्लूरल, फिर वर्ब की सेकंड, फिर वर्ब की थर्ड, फिर वर्ब के आईएनजी और फिर 2 प्लस वर्ब 0 फॉर्म। ये है, इतनी फॉर्म होती है। और इन्होंने कहा टू ड्रिंक यानी पीना, क्या, वाइन। स्पॉइल द एपेटाइट, स्पॉइल द एपेटाइट। इफ वी चेंज द अंडरलाइन इन्फिनेटिव, अगर हम इस इन्फिनेटिव को चेंज करेंगे इनटू ए जेरेंड, जेरेंड नहीं जेरेंड, जेरेंड में चेंज करेंगे, यानी क्या करना है, इसको इसमें चेंज करना है। हो गया। अब देखो, जेरेंड जिसको पता है ना जेरेंड क्या होता है, भी वर्ब के साथ आईएनजी लगाना, वो पहले ही नजर में ये कर देगा और उत्तर बिल्कुल सही है। किसी हाल में आप गलत नहीं कर सकते हो इसको। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है कि जेरेंड में बदलना, और जेरेंड क्या है, ड्रिंक प्लस आईएनजी। एपेटाइट इज स्पॉइल्ड बाय वाइन, इसमें जेरेंड है ही नहीं। डू नॉट ड्रिंक वाइन एज लग गया ना, कॉम्प्लेक्स बन गया। क्या, वाइन ना पियो, ठीक है, ये एपेटाइट को स्पॉइल करता है, तो ये तो उसने कहा ही नहीं। इसने तो सिर्फ इसको चेंज करें, टू सेव एपेटाइट, हाँ बचा लो एपेटाइट को। सारे गलत, सारे गलत, यही उत्तर है। भाई साहब कितना आसान क्वेश्चन है। अगर आपको ये पता है कि जेरेंड का मतलब होता है वर्ब प्लस आईएनजी, वर्ब 0 फॉर्म प्लस आईएनजी होता है, तो आप एक नजर में सही कर दोगे इसको। आसान क्वेश्चन, बिल्कुल आसान क्वेश्चन। एवरीवन वांट्स टू बी ए मिलीनियर, और साइन ऑफ एक्सक्लामेशन लगाया पड़ा है यहां पर, ठीक है। चेंज इनटू इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव में बदलना है। और मैंने आपको हमेशा कहा है कि जब इंटेरोगेटिव में बदलना हो तो यहां देखिए कुछ है क्या। ये इंटेरोगेशन नहीं है तो ये उत्तर नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। उसके बाद देखिए, हर कोई मिलेनियर, हर कोई अमीर बनना चाहता है, तो इसका मतलब कौन है जो अमीर नहीं बनना चाहता, यही बात होगी ना इंटेरोगेटिव में। तो देखिए, हु डू नॉट वांट और हु डज नॉट वांट, बाकी सारी चीजें दोनों में सेम है। हु विल वांट, अब देखो इसमें तो कहता है हर कोई मिलेनियर बनना चाहता है, और इसमें कहता है हु विल वांट टू बी, कौन मिलेनियर बनना चाहता है।
ये तो कहता है हर कोई चाहता है, ये कहता है कौन चाहता है, तो इसका भी मीनिंग चेंज हो गया, ये भी उत्तर नहीं होगा। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं? इफ यू वॉन्ट टू ट्रांसफॉर्म अ सेंटेंस अप्रोप्रिएटली यू शुड नो द मीनिंग, द सेंस ऑफ द सेंटेंस। मीनिंग का मतलब हिंदी अर्थ हमारे शब्दों में, वैसे मीनिंग का मतलब हिंदी अर्थ नहीं होता, ठीक है? मीनिंग का मतलब कुछ और, हिंदी अर्थ तो ट्रांसलेशन हो जाएगा, ठीक है? हु डू नॉट और हु डज नॉट में ये हु डू नॉट गलत है, हु डज नॉट इसका सही उत्तर है। हु डज नॉट वांट टू बी ए मिलेनियर। अब देखो कौन है जो मिलेनियर बनना नहीं चाहता? हर कोई चाहता है, ऊपर लिखा है हर कोई चाहता है, कहता कौन है जो नहीं चाहता? सारे ही चाहते हैं। तो दोनों का मीनिंग एक ही है, दोनों का मीनिंग एक ही है। यहां पर आपके एक प्रकार का कंसेप्ट जो याद रखना जरूरी है वो है सिंटैक्टिकली और सेमेंटिकली। किसी सेंटेंस को सिंटैक्टिकली कैसे पढ़ा जाए और सेमेंटिकली कैसा पढ़ा जाए, ये बहुत जरूरी है जानना। आपको करवाया जाएगा, कभी जरूर करवाएंगे, यूट्यूब पे ही करवाएंगे, यही करवाएंगे। समझना, 4 प्रकार के जो सेंटेंस पहले पेज पे रेनन मार्टिन में दिए हुए हैं, आधे पेज में है ना, वो आधे पेज नहीं है, वो आपके नोट्स के कम से कम 7 से 8 पेज बन सकते हैं, किया जाएगा वो भी। तो आज 10 क्वेश्चंस करे हैं, उनमें बहुत अच्छी बातें मिली है। ट्रांसफॉर्मेशन आपने रेनन मार्टिन से ही करना है, ठीक है? और करना कैसे है वो तरीका बताया हुआ है मैंने यूट्यूब पे, आप देखिए एक बार पहले की बात, और बने रहिए हमारे साथ। मंथन को शेयर करना है, मंथन के बारे में अपने विचार दे सकते हो। मंथन एक सामान्य नाम नहीं है, मैं फिर से कह रहा हूँ। मंथन अगर कंप्लीट कर लिया आपने तो आपने आरपीएससी के रास्ते पे चल पड़े हो, ग्रेड 2, ग्रेड 1, ग्रेड 3 के रास्ते पे चल पड़े हो, और आप समझ भी रहे हो कि कौन सी गली मुड़ना है, कौन से चौराहे पे रुकना है, ठीक है? सारी चीज़ें आपको पता होने वाली है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ, और कमेंट करना न भूलें। हमारे कोर्सेज़ को आप हमेशा याद रखें। इफ़ यू नीड सो ज्वाइन एज सुन एज पॉसिबल।